नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 जो 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ा था और अचानक गायब हो जाता है। आज हम जानेंगे कि यह विमान कहाँ गायब हुआ था, क्या कारण थे और इस रहस्यमय घटना ने पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया था। वर्तमान में ओशन इन्फिनिटी नाम की जो कंपनी है वो कैसे इस पर रिसर्च कर रही है, पूरी बात को अपन जानेंगे इस वीडियो में। Request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. 370, 3 to right of takeoff, 9. That's right, Captain Malaysia. Malaysia 37 was a commercial flight, Malaysia Airlines. और इन्हीं 239 यात्रियों के साथ MH370 मलेशिया के कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ का जो टाइम होता है वो होता है रात को 12:41 और लैंडिंग का जो टाइम होता है बीजिंग में वो होता है 6:30 मॉर्निंग में। लेकिन रात को 1:19 पर यानी कि 38 मिनट के बाद एक मैसेज आता है, ऑल राइट गुड नाइट। इस समय विमान अपनी हाईएस्ट हाइट यानी कि 35,000 फीट पर होता है और जो मलेशिया की ATC होती है वो उनको गाइडलाइन देती है या उनको सजेस्ट करती है कि आप हो ची मिनी सिटी के ATC से एक बार संपर्क कीजिए, क्योंकि जब भी कोई प्लेन अपने बॉर्डर से बाहर जाता है तब वो अगला वाला जो ATC होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ट्रैक करे और उसको गाइडलाइन देवे। लेकिन 1:21 पर इस विमान के साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद कभी किसी ने सोचा ना था। गुड नाइट विश करने के बाद जब ये विमान 1:21 पर ऑटोमेटिकली अपना संपर्क सबसे तोड़ देता है और जैसे संपर्क टूटता है तो इसका जो सेकेंडरी सर्विलांस होता है उससे आप इस फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक आकार सिस्टम लगा रहता है, यानी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। लेकिन ये जो इस सिस्टम होता है ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को और ग्राउंड को देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली MH370 डिसअपियर जब होता है रडार से तब ये सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट का जो सेकेंडरी सर्विलेंस होता है वो भी प्लेन से ट्रांसपोर्टर से किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं वियतनाम जो होता है, वियतनाम में ATC जो होती है वो सोच रही होती है कि प्लेन अभी तक जो बिटोड़ पॉइंट होता है यानी इगारी के बाद में बिटोड़ पॉइंट आता है तो बिटोड़ पॉइंट के यहाँ पे आया होगा या बिटोड़ पॉइंट तक पहुँचा होगा। लेकिन प्लेन जो था वो अभी भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था। लेकिन करीबन 2 घंटे बाद मलेशियन एयरलाइंस से डिस्कनेक्ट होने के बाद मलेशियन एयरलाइंस की तरफ से मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें कहा जाता है MS370 हैज़ क्रैश्ड एंड आवर टीम सर्चिंग टू इट, यानी कि MS370 जो है वो क्रैश हो चुका है, हमारी टीम अब इसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। MS370
जिस जगह से अपने रडार से डिसअपियर होता है वो जगह होती है इगारी पॉइंट। अब इगारी पॉइंट पर ही सर्च ऑपरेशंस चालू किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही आपका ट्रांसपोर्टर जो था वो ट्रांसपोर्टर अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन ट्रांसपोर्टर जो काम करना बंद करता है तब अपने रडार से वो डिसअपियर हो जाता है। इसमें एक कंडीशन और थी कि क्या वो जानबूझकर बंद किया गया था ट्रांसपोर्टर या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था। तो एज़ पर डाटा अगर आपका जानबूझकर बंद किया जाएगा तब उसमें क्या होगा, आपको मोड चेंज होते हैं। तो जब भी आप बंद करोगे तो जो मोड चेंज होंगे तब उसका इलेक्ट्रिकल डाटा जो होगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होंगे वो आपके एटीसी को मिलेंगे, या किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से बंद होगा तो उसका जो डेटा है वो डेटा सर्वर पर नहीं मिलेगा आपको, वो एटीसी पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो डेटा था, इसके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे वो सारे आपको एटीसी पर मिले थे, यानी कि इसको जानबूझकर बंद किया गया था। सर्च ऑपरेशन स्टार्ट्स होता है जिसमें टोटल 26 देश, 60 जहाज और 50 एरोप्लेन्स शामिल होते हैं। यह सर्च ऑपरेशन अब तक दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन होता है। उसके अलावा यह स्टार्ट होता है मार्च 2014 में और इसको ख़त्म किया जाता है जनवरी 2017 में। 8 मार्च से इगारी पॉइंट पर सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन 10 मार्च 2014 को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो होती है वो कंफर्म करती है कि MH370 जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मलेशियन एयरफोर्स जो होती है वो इस प्लेन को पेनांग से होते हुए इंडियन ओशन की तरफ जाते हुए देखती है। एक्चुअली एयरफोर्स के पास भी एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये किसी भी प्लेन को ट्रेस कर सकती है, लेकिन ये जो प्लेन था ये ना तो एयर ट्रैफिक में था और ना ही नो फ्लाइंग जोन में था। तो उसकी वजह से मलेशियन एयरफोर्स ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और इसको उड़ने दिया। अब यहाँ से जो सर्च ऑपरेशन था उसकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है और इसको इंडियन ओशन की तरफ देखा जाता है, इंडियन ओशन की तरफ सर्च किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आखिर एक प्लेन को इतने बड़े ओशन में ढूंढे तो कहाँ ढूंढा जाए। तो उसके लिए प्लेन जो क्रैश होता है या जब भी वो डिसअपियर होता है उसके बाद वो अपने जो इंजन होता है उस इंजन की जो सिग्नल्स होते हैं वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजता है। तो उसके बेसिस पर वो जो सिग्नल्स होते हैं वो 7 टाइम्स भेजता है। उसके बेसिस पर इसमें क्या होता है, इनको आर्क बनाया जाता है। आर्क बनाने में जो सबसे अंतिम जो सिग्नल आ जाता है वो होता है 8:19 का। तो 8:19 पर जो सिग्नल आता है और उसके ब्याह पे जो आर्क बना जाता है फिर उस एरिया को ही ढूंढा जाता है। करीबन 1 साल बाद 29 जुलाई 2015 को हिंद महासागर के कुछ द्वीपों पर और अफ्रीका के तटों पर लगभग 30 एरोप्लेन्स के पीसेस को इकट्ठा किया जाता है, जिनमें से पता किया जाता है तो 3 पीस ऐसे होते हैं जो कि MH370 के होते हैं। अभी तक प्लेन के साथ क्या हुआ था ये किसी को भी पता नहीं था। प्लेन कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि जो प्लेन है वो प्लेन हाईजैक हो गया है, कुछ का मानना है कि प्लेन क्रैश हो गया है। इस प्लेन के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था अगर वो कोई बता सकता है तो वो है इसका ब्लैक बॉक्स। लेकिन ब्लैक बॉक्स भी इस प्लेन के साथ ही क्रैश हो गया तो या इसके साथ ही डिसअपियर हो गया है, उसके बाद से उसका भी कोई पता नहीं लगा है। लेकिन इस दोनों के इंजन ख़राब नहीं हुए थे, इससे पता लगता है ये क्रैश नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों इंजन जो थे वो लास्ट तक सिग्नल्स भेज रहे थे। तो इंजन में कोई ख़राबी नहीं थी, यानी टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। फाइनली 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की जो कंपनी होती है वो फिर से मलेशियन गवर्नमेंट से अपने एक अप्रूवल लेती है। उस अप्रूवल के अकॉर्डिंग ये वापस से इसकी रिसर्च करती है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसमें कोई सफलता हाथ नहीं मिलती है। लेकिन जब ये रिसर्च होती है उससे पहले मलेशिया गवर्नमेंट और ओशन इन्फिनिटी में एक बॉन्ड होता है, यानी कि नो फाइंड नो मनी। अगर जब तक प्लेन नहीं मिलेगा तब तक आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, और इसी शर्त के आधार पर इसकी रिसर्च करी जाती है। जब तक रिसर्च चलती है कुछ नहीं हो पाता है। लास्ट में पुलिस जो होती है वो 12 के 12 क्रू मेंबर की एक पुलिस रिकॉर्ड देखती है जिसमें सबका नॉर्मल होता है, लेकिन कैप्टन जहारी शाह अहमद उनका जो होता है 18 साल का एक्सपीरियंस, उसके आधार पर जब पुलिस रिसर्च करती है और देखती है डाटा तो पता लगता है कि इनके पास एक
सिमुलेटर था, प्लेन सिमुलेटर था। उसमें ये जो प्रैक्टिस किया करते थे वो प्रैक्टिस थी कि आपका जो प्लेन है उस प्लेन को इंडियन ओशन में कैसे लैंड कराया जाए, कैसे उसको उसमें गिराया जाए, जिसमें कि आपको लोकेशन भी पता नहीं लगे। तो शक कैप्टन जहारी पर भी जाता था, लेकिन इस जांच को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया था। फरवरी 2025 में ओशन इन्फिनिटी को मलेशियन गवर्नमेंट फिर से अप्रूवल देती है उनकी रिसर्च के लिए। MH370 को फिर से रिसर्च किया जा रहा है, उसकी लोकेशन को फिर से पता लगाया जा रहा है आखिर कहाँ पर है। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो लोग इस हादसे में मिस हुए थे उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी बोला था, लेकिन 153 में से 40 परिवार ऐसे थे जिन्होंने मुआवजा लेने से मना कर दिया था। Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean west of Perth. This is a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean.